नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम कुछ दिनों से एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों का कंटिन्यू कवरेज कर रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों का कंटिन्यू चल रहा है विरोध प्रदर्शन सरकार के अगेंस्ट। तो अभी ये सब चीजें कहां तक पहुंची है ये सब भी हम जानेंगे और आगे क्या होगा ये सब भी इनसे ही जानते हैं। आप ही बताइए सर, क्या हो रहा है अभी? सबसे पहले न्यूज फॉर टुडे के मैडम और आपको तहे दिल से शुक्रिया, इतना गर्मी में आप आए और हमारा मुद्दा उठाए। मैडम, हम लोग स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। ये विद्वान अभ्यर्थी जो हैं स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। मैडम, 2019 में एक विज्ञापन निकाला गया था, उसमें चयन की प्रक्रिया थी मैडम। उसके आधार पे हमने 500 रुपया दिए थे, 3 साल तक इंतजार किया मैडम। उसके बाद 400 किलोमीटर दूर अपने जिंदगी के दाव पे लगाकर, जब कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकलता था, हम परीक्षा देने गए। 21 जून को रिजल्ट निकलता है और हम 30,675 विद्वान अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं मैडम। और तब क्या करते हैं, शिक्षा मंत्री का सुनियोजित षड्यंत्र। 26 जून 2021 को एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है और मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया है। मेरिट का भी बराबर। एक बात अभी तक समझ ये नहीं आया है कि मंत्री जी को आप लोगों से क्या दुश्मनी है, ये बताइएगा पहले। मंत्री जी से मेरा ये दुश्मनी है कि आप लोगों का तो उनसे क्या दुश्मनी? नहीं, मेरा उनका क्या दुश्मनी है सर? भगवान करे शिक्षा मंत्री जिए हजारों साल, हमें कोई आपत्ति नहीं उनसे, लेकिन उनके पद पर नहीं बैठने देंगे, पद पे नहीं बैठने देंगे। व्यक्तिगत शारीरिक रूप से हम उनका नुकसान नहीं चाहते, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी पवित्र कुर्सी है और उस कुर्सी पर बैठकर वो पवित्र काम नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। मैडम देखिए, हकीकत बताता हूँ, हम 2 महीना से पटना की गलियों में चिल्ला चिल्ला के, कभी गांधी मैदान, कभी गर्दनी बाग, कभी बेली रोड, कभी इको पार्क, क्या बोल रहे हैं, यही बात तो बोल रहे हैं जो कल खुलासा हो गया। क्या हुआ खुलासा कि 21 जून को जब 2021 को जब विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकाला गया आलोक भाई, तब उसमें क्या था, हम लोग 30,675 विद्वान अभ्यर्थी सफल हो गए। कोनो डीयू से, कोनो बीएचयू से, कोनो जेएनयू से, कोई आईआईटी से, कोई एनआईटी से, कोई टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, कोनो संत माइकल, डॉन बॉस्को और जेबीआर, कोनो एसएससी अड्डा, बैंकर्स अड्डा में पढ़ाने वाले गजब के विद्वान अभ्यर्थी। मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ मैडम, निकल गया। तो हम लोग तो पैसा उनको देते नहीं थे, बारी अब नियुक्ति की आ गई तो उन्होंने सोचा, षड्यंत्र किया कि कैसे इन लोगों से पैसा खींचा जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो कम नंबर लाने वाले 20, 30, 40 नंबर लाने वाले जो फेल्ड अभ्यर्थी हैं उनके साथ हमको मिक्स कर दिया। कहा कि अब बहाली एकेडमिक पर होगी और चले जाओ नियोजन इकाई में। नियोजन इकाई में वहाँ बैठा हुआ है उनका एजेंट, एकदम मुँह फाड़ करके 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, +2 का टीचर के लिए 20 लाख की तैयारी चल रही है, पता अभी चला है। और इसकी पर्दाफाश 2 दिन पहले हुआ ना। सूर्य प्रकाश क्या था, कह रहा था कि मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, नानी सबको लगा दिए नौकरी और सबके हमरा पैर भी एकदम शिक्षा मंत्री भी है, एकदम खुला बोल रहा था कि 8 लाख दीजिए, तनी कठिन कष्ट करना पड़ेगा। वो इतना बेशरम इंसान का अधिकारी है, उसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया। 1 महीना तक बैठा के पैसा दिया जाएगा, काम नहीं है, यही सजा है। सजा है कि मजा है? उसको तो सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए और उस पर उच्च स्तरीय जांच करके बिहार के जितने भी अधिकारी हैं उन पे जांच बैठा के अगर जो भी गलती पकड़ा उसको सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। वो क्या कह रहा था सूर्य प्रकाश यादव, वो तो यही कह रहा था कि बीडीओ भी मिला हुआ है, डीओ भी मिला हुआ है, बीओ भी मिला हुआ है, टीचर भी मिला हुआ है, यहाँ मंत्री भी मिला हुआ है। खाली वहाँ मैडम बिहार में 8,000 नियोजन इकाई हैं। अगर 8,000 नियोजन इकाई में मैं ऐलान करता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय, अगर एक भी नियोजन इकाई में अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं निकला तो अनिल चैलेंज करता है 2019 के प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ऐलान करता हूं, अगर कुबत है तो मुझे उसका सदस्य बना के जांच कराओ, बिहार के 8,000 में से कोई एक को कराओ, मैं कोर्ट निकाल दूंगा। मतलब आप लोग सीधा बता रहे हैं सरकार की ये जो नियोजन इकाई है ये घुसखोरों की इकाई है, लूट पाट का जरिया। 5,000 करोड़ महोदय कमाए हैं इसमें, ये 94,000 वाला में, और हमनी वाला में कम से कम 10,000 करोड़ का लूट पाट। क्योंकि हमने +2 के टीचर हैं, उनको लग रहा है इन लोग के पास पूरा मालदार आदमी है रे भाई, ठगेंगे पूरा दबा के, लेकिन ऐसा तो बात नहीं है। हम लोग तो टूटे हुए लोग हैं, विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि जो बैठ करके जो सोच रहे हैं उनसे ज्यादा विद्वान हम लोग हैं। विद्वता में कमी नहीं है, देश और दुनिया और संविधान की समझ बहुत है, विज्ञापन बहुत पढ़ने आता है मुझे, इसलिए हमें समझाए नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी साख का बंटाधार किया जा रहा है। महोदय जो शिक्षा मंत्री हैं आपकी बेइज्जती करवा रहे हैं, आपका चेहरा को काला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको हटाया जाए और इन्होंने जो असंवैधानिक फैसला लिया है इसको निरस्त किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ, महोदय
हमारे साथ जो स्टेट 2019 के विद्वान अभ्यर्थियों के साथ जो सुनियोजित षड्यंत्र हुआ है उसका पोल खोलिए आप और हमें न्याय दीजिए महोदय। आपके दरवाजे पर भी मैं आया हूं और 4 केस लगे हुए हैं उच्च न्यायालय के दरवाजे पर। तो महोदय से भी मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे इंसाफ दे। और बिहार के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं आज अपील करता हूं कि मेरे साथियों निकल चलो, कफन बंद करके न्याय लेने के लिए धरती हक मारने के लिए बनी है। और हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बापू के सामने अजसा करके शपथ खाए हैं कि बापू अगर इंसाफ नहीं मिला तो आपके कदमों में हम अपनी जान की बलि लगा देंगे, लेकिन हम आपके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ बापू का विचार और बाबा साहब अम्बेडकर का विधान के अलावा अगर कोई तीसरा चलाने की कोशिश की तो कुचल देंगे उसको। हमने पहले भी कहा है। आप लोग 5 तारीख को भी किए थे धरना प्रदर्शन और इसके पहले से भी आप लोग विरोध दे रहे हैं। अभी 2 तारीख को आप लोग फिर से बोले हैं कि हम लोग अनशन पे बैठेंगे। तो इस बीच सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली हैं? क्या वो अभी तक मौन है? हम सरकार को बताना चाहते हैं कि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि महोदय सुना जाए मेरा विचार। हम लोग सत्यमेव जयते के रास्ते पर हैं। क्या साख बचेगी आपको? मैं यहां से दिल्ली तक चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि बिहार सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट गई। क्या बचेगी इज्जत आपकी? क्या बचेगी इज्जत आपकी? इसलिए मैं सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि 2 अक्टूबर को अनशन की जो हम तैयारी कर रहे हैं, अनशन की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पटना में भारी से भारी संख्या में पहुंचे मेरे साथियों और अपने अपने अधिकार को लेने की कोशिश करें। यह धरती, वरना आपकी हक को मारा जाएगा। अच्छा, ये जो बात चल रही है 2 तारीख को अनशन करेंगे, 5 तारीख से आप लोग सेम बात कर रहे हैं कि सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है। अभी तक क्या हुआ है? आगे सरकार आई है न्याय के रास्ते पर? पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के अवसर पर जो हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, उसमें हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिया था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार हमारी मांग को माने, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अल्टीमेटम फेल हो गया। अल्टीमेटम फेल हो गया, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी और हम लोग आगे कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। आज हम लोगों ने निष्कर्ष लिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिन के अवसर पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है, अनशन पे आप लोग बैठेंगे, ये सफल हो पाएगा आपको लगता है? कोई भी दुनिया आस पे टिका हुआ है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं सफल होगा। और सरकार विरोध प्रदर्शन किए थे 5 तारीख को इसी आस पे। क्या लगता है सरकार के कान पे इस बार जू रेंगेगा? बिल्कुल जोर होंगी। अभी जो है हम लोग पूरे जो है 2 अक्टूबर को पूरे बिहार के 30,675 विद्यार्थी हैं, सबको आ रहे हैं। और मैं एक आपको बताता हूँ, इस शिक्षा मंत्री जो जाहिल मूर्ख पठान जो पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग ज्ञाता के सामने मनोहर पोथी पढ़ा रहे हैं कि 80,000 को हम नौकरी देंगे। अरे सीट तो 87,000 है। तो आप तो यहाँ पहले ही दिमाग लगा लिए हैं कि जो है पैसा वाला को ले लेगा, बिना पैसा वाला को बाहर कर देंगे। जब मेरिट में जब 30,675 आ गया तुम उसको लो, फिर पाठ पढ़ाने का क्या इसका तुल्क बनता है? ये जाहिल मूर्ख और पठान मंत्री है, शिक्षा मंत्री। एक ये जो है जब हंसता है ना तो 1 साल हमारा उम्र कम हो जाता है, क्योंकि जहर उगलता है। मतलब ये जो सीधा सा गणित है, आप भी इस चीज को समझ रही हैं। एक बात बताइएगा, सरकार को ये सरल गणित समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है सरकार को। अभी जैसे कि सर बता रहे थे कि ये सरकार जब हंसती है ना तो 1 साल उम्र कम हो जाता है। हम महिला अभ्यर्थी लोग भी यही समझते हैं कि जब ये सरकार हंस के बोलते हैं मेरिट नॉन मेरिट मतलब अर्थहीन है, कैसे अर्थहीन हो सकता है भाई? पहले आप कहाँ थे जब नोटिफिकेशन निकला था? पहले आप उस टाइम क्यों नहीं बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है, मेरिट और नॉन मेरिट होगा तो हम दोनों को मिला देंगे? पहले तो आप नहीं बताया कि नॉन मेरिट वाला भी आने वाला। पहले तो आप नोटिफिकेशन निकाले कि सिर्फ मेरिट वाले का ही डायरेक्ट नियुक्ति होगा, नियोजन में भेजने की बात नहीं हुई थी। अब क्या हो रहा है कि नियोजन में भेजेंगे। जब 37,000 सीट है, 80,000 को आप नियोजन में भेजिए। आप तो बैठे हुए हैं बोरा ले करके पैसा भरने के लिए, तो आप कैसे करिएगा? और यहाँ हम तो यही समझते हैं कि जो मेहनत कर रहा है रात दिन, महिला अभ्यर्थी है जो भी है, मेहनत करके हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो हम लोग क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? हम लोग अपने हक के लिए रोड पर निकले हैं और रोड पर निकालने वाली है शिक्षा मंत्री हैं। जब वो कह देते कि मतलब डायरेक्ट नियुक्ति होगा, आप लोग का चलिए ऑनलाइन हम लोग का ले लेते, तो ये सब हम लोग को झमेला करना नहीं। और शिक्षा मंत्री को इतना सुनना भी नहीं पड़ता। आज जो इतना आप शब्द वो उनको हम लोग सुना देते हैं। शिक्षा मंत्री जो ऐसा काम कर रहे हैं, जितनी भी महिला है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। अच्छा, ये जो धोखा मिल रहा है आप लोगों को सरकार की ओर से, इस पर आप क्या कहेंगे सरकार से?
धोखा मिल रहा है मैम। बता, हम जैसे सरकार का नीति ही अच्छा नहीं है। सरकार तो सिर्फ बैठी है, ये नया शिक्षा मंत्री जो बैठे हैं इस सिर्फ अपना झोला भरने के लिए और बोरा भरने के लिए बैठे हुए हैं। उनको स्टूडेंट से और शिक्षक अभ्यर्थी से, उनके मेहनत से, योग्य शिक्षक से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जी आप लोग भी मेरिटधारी हैं जी, तो आप बताइए क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पे, कितना आप लोगों को संघर्ष करवाएगी? सरकार का रवैया है कि ये सुनियोजित तरीके से विज्ञापन को बदल के विज्ञापन में छेड़छाड़ करके हम लोगों को नियोजन इकाई में ले चलना चाहती है। आप बताइए कौन ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ अंतिम रूप से जिनका अधिक नंबर होता है मेरिट में आते हैं। जब हम लोग इतना मेहनत करके स्टेट में मेरिट में आ गए तो सरकार कहती है कि मेरिट बराबर नॉन मेरिट। मेरिट अर्थहीन शब्द है। 10 लाख रुपया का अर्थ होता है। 10 लाख रुपया का मतलब होता है, आप लोग नियोजन इकाई में चलिए, 10 लाख रुपया दीजिए। नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार का खेल होता है। वहाँ मुखिया जी बैठे रहते हैं, सरपंच रहता है, डीओ रहता है, मतलब अधिकारियों का वहाँ पे रहता है गढ़ और वहाँ पे लिया जाता है पैसा, खुलेआम रूप से पैसा लिया जाता है। हम नियोजन में शामिल थे। इस नियोजन में जो अभी शिक्षक बहाली चल रहा है, मेरा नियोजन नहीं हुआ। अच्छा, आप नियोजन से झेल कर आ रहे हैं? नियोजन झेल के आ रहे हैं। हमसे कम मेधा वाला का, कम मेरिट वाला का हुआ है, मेरा नहीं हुआ। का वो पैसा दिया, हम भी पैसा का व्यवस्था कर लिए थे। 2 लाख रुपया सूद पे हमरो घरे वाला ला के रख दिया था, लेकिन वहाँ 6 लाख का रेट था, मेरा नहीं हुआ। मतलब आप भी तैयार थे देने के लिए पैसा? हम तैयार थे जी, हम 2 लाख रुपया व्यवस्था कर लिए थे। हाँ। मैडम वहाँ का कहानी बताएंगे ना, आंख से आंसू आ जाएगा। बताइए, जानना चाहते हैं लोग। और आपके अलावा बहुत लोग हैं जो अभी तक नियोजन के पथ पे नहीं गए हैं, जाने वाले हैं, उनको बताइए क्या है वहाँ का हालत? नियोजन इकाई में सब दबंग लोग है, सीधे पैसा हाथ फैला के बैठा रहता है। दीजिए तो वो आपका बहाली करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम एक बार शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं, हमारे विज्ञापन में आपने क्यों नहीं नियोजन का जिक्र किया था? आपने हमारे विज्ञापन में क्यों नहीं लिखा था कि मेरिट का कोई अर्थ नहीं होता है, मेरिट अर्थहीन शब्द है। अगर उस समय लिख दिए होते तो हम फॉर्म नहीं भरते, हम अपने जिंदगी का बेशकीमती 3 साल नहीं दिए होते, आज हम रोड पे नहीं होते। और आपको, सरकार को हम आज भला बुरा नहीं कहते। एक बात बता दूं मैडम, सरकार ने पिछले लगभग 1 लाख शिक्षक को, निरक्षर शिक्षकों की बहाली की है। उसको अक्षर भी पहचानना नहीं आता है, उसको संडे मंडे नहीं आता है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कुछ भी पता नहीं है। सरकार के लिए माथा का दर्द बन गया है। लेकिन सरकार कहती है कि हम उसी रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि उसी रास्ते पे वोट बैंक की राजनीति होती है, उसी रास्ते पे हिंदू मुस्लिम होता है। अगर हम लोग जैसे विद्यार्थी अगर स्कूल में चले गए, सरकारी स्कूल में, तो बच्चे पढ़ जाएंगे। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो सरकार से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो इनका वोट बैंक का राजनीति खत्म। मतलब सरकार सीधे सीधे सब जगह अपनी राजनीति की छाप छोड़ी हुई है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। अच्छा, ये गर्त में जा रही है शिक्षा व्यवस्था, आपका रोजगार छीन रही है। आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आपकी शादी हुई है? नहीं हुई है। शादी क्यों नहीं हुई है? यही रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक मिले थे जो कि बेरोजगार हैं, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई है। अब बताइए सरकार को कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है और शादी नहीं हो रही है, इससे सारी तनाव की स्थिति कैसी है आपकी? बहुत तनाव में है मैडम। अब पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया है। इतना मेहनत करके मेरिट में आए हैं, अब पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया। 27 वर्ष हो गया, अब कितना दिन तक पढ़ेंगे? जी, जिंदगी का और भी तो काम। मेरिट वाले हैं? हम भी मेरिट वाले। आपकी शादी हुई है भैया? हाँ, मेरी शादी हो गई। जब मेरा रिजल्ट हो गया तो लड़की वाले आए, बोले कि आपका रिजल्ट हो गया स्टेट में, आप तो टीचर बन गए। तो हमने बोला हाँ, हम तो टीचर बन गए। इसी कारण मेरा शादी हो गया। शादी में हमको 7 लाख रुपए दहेज भी मिला। दहेज ले लिए आप? अपने मन से दिए, हम डिमांड नहीं किए। मालूम है ना, ये गैर कानूनी आप होने वाले शिक्षक हैं। हाँ, गैर कानूनी हमको मालूम है, लेकिन खुद उन लोग दिए, हम डिमांड नहीं किए थे। अब जैसे ही शादी हो गई और अभी जो चल रहा है कि मेरिट बढ़ाओ नॉन मेरिट, मेरिट बढ़ाओ नॉन मेरिट, इसी में जो है अब जो जिस फैमिली में मेरी शादी हुई है, ससुर वाले बोल रहे कहाँ आपका ज्वाइनिंग हुआ, कहाँ आप टीचर बने? उस समय तो आपको टीचर देख के हम शादी दिला दिए। मतलब बहुत तनाव की स्थिति है। दहेज ही मांगा जा रहा है आपसे वापस? दहेज का, दहेज तो हम मांगे ही नहीं थे, आप मांगे नहीं थे, वो खुद दिए थे? खुद दिए थे। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको घर चलाने में दिक्कत हो रहा होगा? अभी बहुत दिक्कत हो रहा है मैम। अच्छा, और भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? पहले भी हम उनसे बात किए थे, अब ऑन कैमरा बात करते हैं। आप में से और कौन थे? सर, आपकी तो शादी हो गई है ना? जी जी मैडम। जी, हम अभी कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताइएगा, आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरा शादी अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुई है? यही जो ज्वाइनिंग के चलते रुका हुआ है। लोग बोल रहा है कि ज्वाइनिंग होगा तभी शादी होगा। मतलब बेरोजगार से कोई
कोई शादी नहीं करेगा? नहीं, बेरोजगार से कोई शादी नहीं करेगा। तो ये गलती किसका है? आप योग्य होने के बाद भी बेरोजगार हैं। शिक्षा मंत्री का गलती है। शिक्षा मंत्री का गलती है। तो उन्हीं का फिर आप गलती क्या कहेंगे? आपकी तो उम्र भी निकल रही है। है। उम्र अभी नहीं निकल रहा, अभी है कितना है उम्र। भैया? 25 साल एज हुआ है। 25 साल है। तो मतलब रोजगार का और शादी का भी उम्र जा रहा है। जी आप बताइए। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन बताइए सबसे पहला सवाल लड़का से किया जाता है कि आप क्या करते हैं? हम क्या कहेंगे कि बेरोजगार हैं। तो बताइए लड़की समाज हमसे शादी करेगी कोई बेरोजगार से? आपकी शादी हुई है भैया? शादी कहाँ, शादी नसीब है, जब तक नौकरी न होगा तब तक। खास करके वो बिहार में जो समाज में चल गया विडम्बना कि लड़का क्या करता है, जॉब नहीं तो यहाँ लड़की भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल इस सब भावना समाज में चल गया है। मतलब आपकी उम्र क्या हो रही है पहले ये मेरी बताइए? उम्र 28 वर्ष हो रही है। 28 साल हो रही है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी भी नहीं हो रही है। ना नौकरी नहीं हो रही है। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाला तो बेघरा कर दिया, आपके क्या करेगा, न घर के न घाट के हैं। जी भैया आप बताइएगा, आपकी शादी हुई है? शादी तक जाते जाते जो है गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किस लिए? STT के चक्कर में, क्योंकि मेरिट बन गया था। घर उजड़ रहा है STT के चक्कर उसको में। बता दिए कि भाई मेरा नौकरी हो गया, वो बहुत खुश हुई। जी और 1 महीने 2 महीने बाद जब उसको हम बताएं कि हम लोग को मेरिट शब्द जो है शिक्षा मंत्री जो अर्थहीन कर दिए हैं, तो वो हमसे नाराज होकर छोड़ के चली गई। बोल रही है कि जिस दिन STT का आपका नौकरी होगा, मास्टर बनेगा, उसी दिन आइएगा। और वो बाकायदा पटना में भी रहती है। कितना दुख की बात होता है कि हम दोनों 5 किलोमीटर के दूरी पर ही रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। मतलब ये रोजगार के साथ साथ व्यक्तिगत आयाम को हम जब बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये मानसिक रूप से कितना टॉर्चर होता है और भावनात्मक रूप से भी। आप बताइएगा, आपकी शादी हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। उम्र बताइएगा आप अपना। 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष हो गई है, शादी नहीं हुई है, रोजगार भी नहीं। अब रोजगार से शादी कौन करेगा? तो शादी के लिए क्या होता है? घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले क्या बोलेंगे? शादी बेरोजगार से शादी कौन करेगा? जिससे शादी करेंगे उसको क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? नौकरी होगी नहीं, जॉब होगी नहीं। हम तो खुद अपने गार्जियन के पर हैं, हम तो खुद पेरेंट्स पे डिपेंड है। हम उसको ले आएंगे तो क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? घर वाले क्या बोल रहे हैं? आपकी उम्र 30 साल की हो गई है, रोजगार नहीं है आपके पास, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं घर वाले के ऊपर? क्या भावनाएं आ रही हैं? घर के लोग रोज ताने देते हैं, आस पड़ोस लोग ताने देते हैं। वो कहते हैं कि देखो बेरोजगार है। हम लोग तो मेरिट में आ गए, सरकार के चलते हम लोग बाहर हैं अभी, लेकिन लोग तो हमारी भावना को समझेंगे नहीं। लोग को तो कहना काम है, ताना देना काम है, ताना देंगे। और हम लोग जिल्लत की जीवन जी रहे हैं, हम लोग जिल्लत की जीवन जी रहे हैं क्योंकि सरकार हम लोग साथ नाइंसाफी कर रही है। हम लोग मेरिट में आते हुए आंदोलित होने के पीछे के कई सारे कारण होंगे। इसमें से एक कारण आपका घर से ताना, आस पड़ोस का ताना और योग्य होने के बावजूद बेरोजगार होना। जी, योग होने के बाद भी बेरोजगार होना। और शिक्षा मंत्री जो मेरिट और नॉन मेरिट एक कर दी है, ये सबसे बड़ा ताना है। उससे बड़ा ताना कुछ नहीं है। मेरिट में आते हुए हम नॉन मेरिट के साथ खड़े हैं। ये शिक्षा मंत्री हम लोग साथ मजाक किए हैं। ये सबसे भद्दा मजाक है। शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा है कितना भद्दा मजाक वो हम लोग साथ किए हैं। ऐसा मजाक कोई किसी साथ नहीं करता है। जी अभी हम STT मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं जो 2019 से परीक्षा दिए थे उनसे बात किए हैं, उनसे सारी बातें किए हैं कि मंत्री साहब क्या किए हैं। मंत्री साहब के बाद जो बातें हुई है कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि शादी नहीं हो रही, क्योंकि बेरोजगार है। जी अभी और कुछ आप कहना चाहते हैं क्या? बताइएगा जरा। कहना चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, आपका तो शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, आप तो सेटल हो गए, आप तो ऐसे रूम में बैठे हुए हैं। हम लोग के दर भटका रहे हैं। क्यों भटका रहे हैं? सरकार से निवेदन है कि हम लोग को भटकाना बंद कीजिए। हम लोग मेरिट में आते हुए भी आज जो भटक रहे हैं, रास्ते की धूल फाक रहे हैं, इसको कृपया निवेदन है कि आप हम लोग का कष्ट को समझे, हम लोग कष्ट को समझे। आप भी कभी युवा थे, इस कष्ट को समझिए। जी सर आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आपकी शादी हो गई है? हाँ मेरी शादी हो गई है। तो सर ये रोजगार के चक्कर में ये जो इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, घर पे क्या असर पड़ रहा है इसका? मेरे साथ ये फायदा है कि मैं NIT से पढ़ा हूँ, तो मुझे नौकरी, रोजी रोजगार, शादी की समस्या नहीं है। जी मुझे कोई समस्या नहीं है। आपके जो साथी हैं उनके बारे में बताइएगा जरा कि आपके जो साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोग, यहाँ पे तो कुछ हैं, जब धरना प्रदर्शन होता है और भी तादाद उभरती है। 30,000 अभ्यर्थी हैं जी, 30,000 जो अभ्यर्थी हैं मेरिट वाले, उनकी भी हालत है। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बहुत ऐसे अभ्यर्थी है मेरे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। और एक मित्र है मेरा लल्लू, उसका तो शादी हो गया कि नौकरी हो गया। अब उसका बहुत समस्या है, भाई शादी न टूट जाए। तो मैंने तो गर्दनी बाग में बोला था कि एक मेरा मित्र है जिसका शादी के नाम पर हो गया, नौकरी के नाम पर शादी हो गई, और अब वहाँ कह रहा है कि भाई नौकरी होगा। अभी सांत्वना दे रहा है कि हो जाएगा, तनी टाइम लगेगा। मामला कोर्ट चला गया, लेकिन मामला क्या है तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सरकार ने भी ज्ञापन रद्द कर दिया, रिजल्ट रद्द कर दिया।
मतलब ये व्यक्तिगत आयाम से देखें तो इस नौकरी का ये जो अभी जो चल रहा है, ये घोर माटा किया गया है, इससे व्यक्तिगत असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। व्यक्तिगत असर तो है ही, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। आप मैडम, आप इस बात को मानिए, गर्दा उड़ा देंगे अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो। हमने पहले भी कहा है कि जिस गद्दी पर बैठे हो ना, गलत करके उस गद्दी पर बैठे तो उस गद्दी में आग लगा देंगे। झूठ बोल रहे हैं क्या? खाली छेड़छाड़ कर दे मेरे साथ, हम पता चला देंगे कि क्या है हम। तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। बापू के जो विचार हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उससे हम रत्ती भर नहीं हटने वाले हैं। विज्ञापन मेरी माँ है, विज्ञापन मेरा गीता है, भागवत गीता है, विज्ञापन मेरा कुरान पाक है, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। और इसीलिए हम सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करते हैं कि मेरे साथियों, ये हक की लड़ाई है, अपने हुकूक की लड़ाई है, अपनी इज्जत और आबरू की लड़ाई है। सरकार ने हमको भड़काने की कोशिश की है। 30 वर्ष के सारे लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग सब मिल के उतार को भी धकेल देना तो गिर जाएगा। इतनी ताकत है हम लोगों में। 30 साल का जो उम्र होता है वो जिंदगी के सबसे चरम पे ताकत होता है। तो हम लोगों से टकराने की कोई भूल कर रहा है, पता नहीं है, हमारी ताकत का अंदाज नहीं है। हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। हम वो क्रांति कर देंगे जो लुई 16 फ्रांस में नहीं हुआ था। तो हमसे कोई भूल न करे टकराने की। हम कुछ समझ रहे हैं, इन लोहा के जंजीर को, कुछ जो मोटा मोटा चैन को कुछ समझ रहे हैं, उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो हम यही बात कह रहे हैं कि हम अपने जीवन के सबसे चरम ताकत पे पहुंचे हुए हैं। हमसे कोई टकराने की कोशिश न करे, टकराने की कोशिश न करो। 30,675, और वो भी हम केवल तो करें संविधान का पालन करो, अपने ही निकाले गए राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन का पालन करो। अगर नहीं करोगे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और रत्ती भर भी नहीं हटने वाले हैं मैडम। और ये हमसे पैसा केवल ठगने का, शिक्षा मंत्री बिजनेस बनाना चाहते हैं। 5,000 से 10,000 रुपया करोड़, 10,000 करोड़ रुपया कमाने का एक षड्यंत्र है जी। अभी हम बात किए हैं एसटीईटी 2019 के मेरिट वाले अभ्यर्थियों से। हम इनके बारे में लगातार आपको बता रहे हैं कि ये संविधान की रक्षा के लिए किस तरह खड़े हैं। और आपको पता होगा कि संविधान एक एक इंसान को इंसाफ दिलाता है। तो एक एक इंसान के इंसाफ दिलाना उसके व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर इनके आर्थिक जीवन तक, और देश के भविष्य और बिहार के भविष्य के साथ ये सब मजाक चल रहा है, इनका यही कहना है। क्योंकि आपने जो सुना है वो तो आप जान ही रहे हैं, और जो हो रहा है वो सब आप देख ही रहे हैं। बाकी सब तो हम आपको दिखाते जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।